हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर के अंदर हम इन तीन चीज़ों को समझने वाले हैं और इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बीकॉम में खास करके या बीबीए में फर्स्ट ईयर में इनके ऊपर एग्जाम के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी बड़ा क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है अकाउंटिंग को समझने के लिए। तो तीन चीज़ें क्या क्या है, एक है अकाउंटिंग कन्वेंशंस यानी कि लेखांकन, हिंदी में भी लिख देता हूँ लेखांकन परंपराएं, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए और आपको भी थोड़ा इसमें फायदा होगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणाएं, ठीक है, और लास्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन सिद्धांत। सबसे पहले बता दूं ये तीनों के तीनों अलग हैं, ये तीनों चीजें सेम नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूं। इन तीनों में बहुत डिफरेंस है और ये तीनों चीजें अलग हैं और इनके ऊपर अलग से क्वेश्चन बन सकता है। कई लोग इन तीनों को एक मान लेते हैं, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आप तो एक नहीं मानेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन परंपराएं, लेखांकन अवधारणाएं, लेखांकन सिद्धांत। तो एक बार हम क्या करते हैं, लेखांकन को रहने देते हैं, अकाउंटिंग को रहने देते हैं, हम ओनली बात कर लेते हैं कन्वेंशंस यानी कि परंपरा की, ओनली बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा की, ओनली बात कर लेते हैं प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत की। कि अकाउंटिंग छोड़ो, ओनली अगर नॉर्मली बात करें कि जो भी कन्वेंशंस है, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं और जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, यानी कि जो परंपराएं होती है, जो अवधारणाएं होती है, जो सिद्धांत होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, फिर हम उसको अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो चीज हमें समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वेंशंस यानी कि परंपराएं क्या होती है। देखो, ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा चलन में है तो वो धीरे धीरे परंपरा का रूप ले लेती है। चाहे हमारी अगर इंडिया की बात करें तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे हैं जो शुरू में कभी ना कभी तो स्टार्ट हुए होंगे और धीरे धीरे वो चलन में इतने बढ़ गए कि वो परंपरा का रूप ले लिया, उसने कन्वेंशंस का रूप ले लिया। चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो कल्चर हो हमारा, है ना, वो सब का सब किसी न किसी परंपरा से स्टार्ट हुआ है। चाहे वो छोटी सी बात ले लें, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, कभी ना कभी तो ये स्टार्ट हुआ होगा, किसी ने किया होगा और धीरे धीरे इसने परंपरा का रूप ले लिया, लोग इसको अपनाने लग गए। जैसे कि रक्षाबंधन, तो उसमें राखी बांधी जाती है रक्षाबंधन के दिन, तो वो जो है एक परंपरा थी यानी कि कन्वेंशन है और धीरे धीरे उसने सब लोग उसको अपनाने लग गए और उसने, तो ऐसे कैसे, जैसे हम भगवान को याद करते हैं ना, कोई भगवान को अलग अलग धर्म के अनुसार, तो वो अब भगवान को मानते तो सब है कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन जो लोग मानते हैं कि भगवान है, अर्थ चला उसी के ऊपर पूरा ये ब्रह्मांड चलता है, तो वो लोग भी भगवान को याद करने का जो उनका तरीका है वो कभी ना कभी तो स्टार्ट हुआ होगा। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो या जो भी धर्म हो, सब में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है भगवान को याद करने का। लेकिन वो जब भगवान को याद करते हैं तो किसी न किसी ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसने परंपरा का रूप ले लिया, वो कन्वेंशंस बन गया। और फिर जब ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है, कुछ भी ऐसा स्टार्ट होता है जो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, प्रचलित हो जाता है। जैसे अभी मैं आपको बता दूं कि परंपरा क्या है कि कहीं भी बाहर घूमने जाएंगे, घर में कहीं भी फंक्शन होगा, किसी दिन नए कपड़े लेके आ गए, कोई नया प्रोडक्ट खरीद लिया, कोई नई कार ले ली, कोई नया मोटरसाइकिल ले लिया, उसको स्टेटस पे लगाना है, तो ये कहीं ना कहीं एक परंपरा बनती जाती है कि उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे अपना स्टेटस दिखाने के लिए लगा लेते हैं, यानी कि उसको सबको दिखाना है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी परंपराएं होती है जो शुरू में स्टार्ट होती है, उसमें से कुछ परंपराएं थोड़े टाइम तक चलती है और फिर खत्म हो जाती है और कुछ परंपराएं जो हैं वो आगे जाके अवधारणा बन जाती है, कॉन्सेप्ट बन जाती है कि अब ऐसा करना जरूरी है कि जो ब्रदर है, सिस्टर जो है वो ब्रदर को राखी बांधेगी, ये एक परंपरा बन गई। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एक कॉन्सेप्ट बन गया है कि रक्षाबंधन के लिए जितनी भी सिस्टर्स है वो ब्रदर को क्या बांधेगी, राखी बांधेगी, और उससे होगा क्या, उससे ब्रदर की लंबी आयु होगी और उस राखी के बदले में ब्रदर जो है सिस्टर की सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। मतलब ये चीज कॉन्सेप्ट बन गया ये पूरा का पूरा।
तो ये इसने कॉन्सेप्ट का, इसका जैसे फॉर एग्जांपल के लिए शुरू में किसी लेडीज ने व्रत रखा होगा अपने पति के लिए, है ना, पति परमेश्वर के लिए, और फिर पति परमेश्वर, ठीक है, रखा होगा, और उसके बाद में क्या हुआ होगा, धीरे 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 उस परंपरा पूरी फैल गई, चलन में आ गई, और उसने एक कॉन्सेप्ट का रूप ले लिया, उसने अवधारणा का रूप ले लिया कि करवा चौथ के दिन या तीज के दिन, मारवाड़ियों में देखे तो, कि पति की लंबी उम्र के लिए जो पत्नी वाइफ्स होती है वो क्या रखती है, वाइफ जो होती है वो व्रत रखती है, इससे पति की क्या होगी, लंबी आयु होगी। क्या इसका कोई प्रमाण है, कोई सर्टिफिकेट देगा कि अगर व्रत रख लिया तो अब लंबी आयु हो गई? इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो अवधारणाएं होती है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, ठीक है, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, लेकिन वो चलन में इतनी होती है कि बहुत सारे लोग उसको यूज करते हैं, उसको अपनाते हैं, और जो फिर वो परंपरा होती है वो धीरे धीरे अवधारणा बन जाती है, यानी कि कन्वेंशंस जो है वो कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यहां पे कोई चीज चलन में आती है समाज के अंदर, और फिर वो चलन में आने के बाद में जब पूरी तरीके से फैल जाती है और लोग उसके साथ में कुछ नई चीजें जोड़ देते हैं, तो वो बन जाती है अवधारणा, कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट का भी कोई सबूत नहीं है, बस सभी लोग उसको यूज करते हैं और वो सही होती है, उसी से उस चीज से किसी को नुकसान नहीं होता है। और फिर धीरे कुछ लोगों में होता भी है, नुकसान भी होता है, ठीक है। बहुत सारी परंपराएं जो है आगे जाके कॉन्सेप्ट बन जाती है, फिर लोग बिना सोचे समझे कुछ भी करने के लिए आतुर रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग कर रहे हैं। तो ये डेंजर भी है और इससे कुछ फायदे भी हैं। अब वो तो पर्सपेक्टिव क्या है किसका, वो जब उस बंदे ने स्टार्ट किया था क्या सोच के किया था, ठीक है, वो चीज है। तो अब फिर क्या होता है, जो वो कॉन्सेप्ट होते हैं वो आगे जाके क्या बन जाते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं, सिद्धांत बन जाते हैं। फिर ये जब सिद्धांत बन जाता है, जो भी परंपरा, जो भी कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट बनता है, और कॉन्सेप्ट के बाद में यानी कि अवधारणा के बाद में जब वो सिद्धांत बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, फिर सब लोग उसको मानते हैं और फिर वो उसको मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हैं, सब लोग उसको मानते हैं, अपनाते हैं, और फिर एक चलन ही ऐसा हो जाता है, सिद्धांत बन जाता है, प्रिंसिपल की इसको फॉलो करना ही करना है, बस वो वाली बात हो जाती है। भले ही वो उनको पता नहीं है कि ये कैसा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसके क्या सबूत है, कैसे ये परंपरा स्टार्ट हुई थी, उसको नहीं देखते हैं वो गया छोड़ो, अभी तो ये सिद्धांत है ना, हाँ इसको अपनाएंगे अपनाएंगे, इसको मानेंगे ही मानेंगे। तो ये तो नॉर्मल लाइफ में जो परंपराएं होती है, कन्वेंशंस होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी कि अवधारणा होती है, जो प्रिंसिपल होते हैं, वो सिद्धांत होते हैं। तो कोई भी प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं बन जाता है, पहले कोई एक परंपरा होती है, कन्वेंशंस होता है, फिर उससे कॉन्सेप्ट बनते हैं, अवधारणाएं बनती है, और फिर वो प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत का रूप ले लेता है। तो इस तरीके से ये सब चीजें चलती हैं, ठीक है। पर हम साइकोलॉजी में ज्यादा नहीं जाएंगे, अब हम आ जाते हैं अकाउंटिंग पर। हमारा अकाउंटिंग सब्जेक्ट है ना, साइकोलॉजी नहीं है, ओके। अब यहां हम देख रहे हैं कन्वेंशंस कौन से, अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो बहुत सारे कन्वेंशंस है जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है। अकाउंटिंग भी तो कभी ना कभी स्टार्ट हुई होगी, तो कुछ ना कुछ परंपराओं के साथ में हुई होगी, फिर उन परंपराओं से, उन कन्वेंशन से स्टार्ट हुए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आए, और उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल आए, और इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम यूज करके अकाउंटिंग करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। हम इन्हें यूज करते हैं अकाउंटिंग करते टाइम। लेकिन ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग सिद्धांत, लेखांकन सिद्धांत कहां से आए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणा कहां से आई, अकाउंटिंग कन्वेंशन से, यानी कि परंपराओं से। परंपराएं चलन में थी, लोग उसको यूज करने लग गए, फिर बिना कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसने कॉन्सेप्ट का रूप ले लिया और फिर वो सिद्धांत बन गया। तो अब हम यहां पर देखने वाले, तीनों में आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस कौन कौन सी होती है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं, और फिर अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे हम लेखांकन सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और वो क्या है। पर ये साइकिल जो है वो इस तरीके से, इससे बना है ये, है ना, कन्वेंशंस परंपराओं से अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट से बनते हैं फिर सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल, और फिर उसको सब फॉलो करते हैं। ओके, तो चलिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। तो इसमें एक होती है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखाने की कोशिश करूंगा और आपको समझाता हूं अच्छे से। एक होती है, सबसे फर्स्ट जो होती है वो होती है कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, अब ये कौन सी, हिंदी में क्या बोलते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा, रूढ़िवादिता
की परंपरा। अब ये क्या चीज़ है मैं बस समझाता हूँ, इसके पीछे का बेस भी बताता हूँ और इसके बारे में भी बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके 1 महीने बाद में 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगने वाली है, तो क्या अभी आप खुश होंगे ज़्यादा से ज़्यादा? और क्या करोगे इससे ज़्यादा? क्या अभी 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है, मैं ऐसा आपको कह रहा हूँ, तो क्या अभी 1 करोड़ रुपए आपके पास में आ गए, क्या आप उसको खर्च करना स्टार्ट कर दोगे? कोई टेंशन लोगे या ठीक है वेट करोगे, वेट फॉर द लॉटरी, और शायद विश्वास भी नहीं हो, ठीक है देखेंगे। तो फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा होता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है होगा तब खर्च करेंगे, देखेंगे, मजे करेंगे। अभी तो कुछ नहीं, अभी खुश रहो, बस बैठे रहो, वेट करो। लेकिन अगर मैं बोल दूं फ्यूचर में आपको इतना लॉस होने वाला है, फ्यूचर में आपके फटका पड़ने वाला और ऐसे ऐसे पड़ने वाला है, 10-20 लाख रुपए का लॉस होने वाला है या 1 करोड़ का लॉस होने वाला, अब भी से टेंशन स्टार्ट हो जाएगी कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसकी व्यवस्था अभी से कैसे करूं, उससे कैसे निपटूं, अगर वो लॉस ज्यादा हो गया, कितना हो गया, उसको कम कैसे किया जा सकता है, पैसे की व्यवस्था करनी है, सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। आया समझ में? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा, यानी कि कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या होता है, बिजनेस के अंदर भी यही माना जाता है कि अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है तो उसको अभी रिकॉर्ड करने की, उस प्रॉफिट की अकाउंटिंग करने की आपको अभी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो उसकी अकाउंटिंग अभी करनी पड़ेगी, करंट ईयर में करनी पड़ेगी, चालू वर्ष में करनी पड़ेगी। ये और ऐसा होता भी है, जो भी प्रोविजंस बनाते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एप्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, वो हम प्रोविजन यानी कि फ्यूचर में होने वाले लॉस की व्यवस्था पहले से कर रहे होते हैं, लेकिन कभी प्रॉफिट की प्रोविजन बनाया नहीं। तो बस वो चीज है रूढ़िवादिता की परंपरा। ओके, नेक्स्ट फिर आपका आता है कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर है ना। आप अपनी बुक के अंदर तो आपके सारे डिटेल में दे ही रखे होंगे, लेकिन आपको वहां पर पढ़ के समझ में नहीं आएंगे, इसलिए टीचर का काम है आपको इजी तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि आप बुक में पढ़ के भी, ये वीडियो देखने के बाद जब आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा बोलते हैं इसको। अब ये क्या है? ये अवधारणा बोलती है, ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि फुल डिस्क्लोज करो, फुली डिस्क्लोजर। आपके जो अकाउंटिंग कर रहे हो आप, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट तक, है ना, और उसके जो भी एडजस्टमेंट वगैरह है उनको फुली डिस्क्लोज करना चाहिए, क्योंकि जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो उसके यूजर्स बहुत होते हैं। सबसे पहले ऑनर यूज करता है उसको, फिर हो सकता है कस्टमर यूज करे, रिसर्चर यूज करे, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यूज करे, कॉम्पिटिटर यूज करे, गवर्नमेंट यूज करे, हमको लोन देने वाले लोग यूज करे, इन्वेस्टर यूज करते हैं। किसी भी कंपनी कैसी है वो तो उसके फाइनल अकाउंट देख के पता चलेगा ना, तो उसके यूजर्स बहुत सारे होते हैं। तो आपको यूजर्स के साथ धोखा नहीं करना है, ये जो परंपरा है ये बोलती है, ये कन्वेंशन बोलता है कि आपकी जो भी अकाउंटिंग के अंदर जो भी चीजें हैं उनको फुली डिस्क्लोज कर दो। ओके, और इससे रिलेटेड आगे प्रिंसिपल भी बने हुए हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट आता है आपका फिर मैटेरियलिटी, कन्वेंशंस ऑफ मैटेरियलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, 3rd नंबर वाले के ऊपर, ऑफ मैटेरियलिटी। मैटेरियलिटी यानी कि महत्वता की अवधारणा। अब ये क्या है मैं बताता हूं आपको, ये भी बड़ा अच्छा है, इसके नाम से पता नहीं चलता है, थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा। ये मैटेरियलिटी मतलब महत्वता, महत्वता मतलब महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, जिसमें कुछ दम हो, मैटीरियल हो जो, है ना, जैसे ये मटेरियल है, वजन हो जिसमें। अब यहां पर मटेरियल का मतलब कोई भी प्रोडक्ट से नहीं है, यहां पर मटेरियल का मतलब है, मैटेरियलिटी मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण जो हो, उस चीज को ही रिकॉर्ड करना होता है, उसको अलग से दिखाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एसेट्स बहुत सारी होती है किसी भी बिजनेस के अंदर, बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और खर्चों को कहां दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो अब मुझे आप ये बताइए, क्या अगर हम बिजनेस के छोटे मोटे खर्चों को भी लिखने लग गए तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो कितनी लंबी हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट कितना लंबा बन जाएगा। आप एक पेंसिल बाय करके आए, आप लिख रहे हो पेंसिल, आप एक शॉर्पनर बाय करके आए, शॉर्पनर, छोटा मोटा 10 रुपए की कुछ चाय लेके आ गए, टी, कॉफी, चिप्स,
ऐसा होगा क्या? 10, 20, 50 रुपए, 100 रुपए के खर्चे जो हैं उनको भी अलग से दिखाएंगे? नहीं, वो मटेरियल नहीं है, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे आप अगर कोई पेंसिल, पेन, रबर, स्टेशनरी का अगर कोई सामान खरीद के ला रहे हो तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको स्टेशनरी नाम से, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नाम से अलग से दिखा दो, सबको साथ में मिला के। जैसे टी, कॉफी, ये जो रोजमर्रा के 10, 20, 5 रुपए के खर्चे हैं, ब्रेकफास्ट, नाश्ता वगैरह, क्या इनको अलग से दिखाना? नहीं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने मटेरियल नहीं है। इन सबको मिलाओ और रेफ्रेशमेंट नाम से या फिर अदर एक्सपेंस नाम से दिखा दो। तो कहने का मतलब ये है कि जो खर्चा, कोई एक्सपेंडिचर या कोई आइटम, कोई एसेट, कोई भी इनकम जो मटेरियल है, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिला, क्या उसको अलग दिखाएंगे? 1 रुपए का कमीशन मिला, 10 रुपए का कमीशन मिला, नहीं, उसको अदर इनकम में डाल दो। तो कहने का मतलब है ऐसी चीजें जो मटेरियल है, वास्तव में महत्वपूर्ण है, उसके लिए अलग से उसका नाम के साथ में उस खर्चे को दिखाओ, उस एसेट को दिखाओ, उस आइटम को दिखाओ। लेकिन अगर कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल है, तो उसको अलग से हेड देने की जरूरत नहीं है, उन सबको मिला के दिखा दो। ये बोलती है मटेरियलिटी, कन्वेंशंस ऑफ मटेरियलिटी, महत्वता की अवधारणा। ओके, नेक्स्ट आता है आपको कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी, अब ये क्या है? कंसिस्टेंसी का मतलब आपको पता है संगति या एक रूपता बोल सकते हैं, निरंतरता भी बोलते हैं, लेकिन एक रूपता सही रहेगा हिंदी में, एक रूपता की अवधारणा, कंसिस्टेंसी। ये बोलती है कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं, उनमें क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं कि आप ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज कर सकते हो या ये कर सकते हो। जैसे डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड है, SLM भी है, WDV भी है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी है, स्ट्रेट लाइन मेथड भी है। तो अब दोनों में से आप कौन सा यूज कर रहे हो? आपने बोला हम SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थिर विधि या सीधी रेखा विधि जिसको बोलते हैं, वो यूज करेंगे। तो अब आपको वो ही यूज करना है, ऐसा नहीं करना है 1 साल वो कर लिया, दूसरे साल WDV पे आ गए, तीसरे साल, ऐसे नहीं करना। आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, एक रूपता रखनी है। जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप यूज कर रहे हो, फिर उसको ही यूज करना है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फिर लास्ट है शायद, कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ। वैसे तो 4 ही है, लेकिन एक कहीं बुक्स में दे रखी होती है, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। कन्वेंशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉ, ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ यानी कि कानून की पालना की अवधारणा, कानून के पालन की अवधारणा। देखो, आप बिजनेस करते हो ना, तो उसमें बहुत सारे एक्ट लगते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे टैक्स के एक्ट लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट हो गया, GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट हो गया, या फिर आपका कंपनीज एक्ट हो गया, या बैंक है तो बैंकिंग एक्ट हो गया। तो अलग अलग बहुत सारे कानून बने हुए हैं, किसी भी बिजनेस को करते हैं तो उस पर बहुत सारे एक्ट, कानून, अधिनियम अप्लाई होते हैं। तो आपको अकाउंटिंग करते टाइम उन कानून का पालन करना चाहिए। जो भी लॉ आपके बिजनेस पे अप्लाई हो रहा है, उस लॉ को ध्यान में रखते हुए आपको अकाउंटिंग करनी चाहिए। सो ये हो गए हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बेसिस पर ही आगे बहुत सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बने, जिसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, और उन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनेंगे, जो हम उसके भी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे से अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप YouTube पे कंटिन्यू हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमारी लाइव क्लासेस आपको ज्वाइन करनी है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्ले स्टोर में जाके लिख सकते हैं कॉमर्स वाले गुरुजी, तो वहाँ पर आपको ऐप आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम डाल दीजिए, आप लॉगिन हो जाएंगे। वहाँ पर बिल्कुल रीजनेबल फी के अंदर कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, लाइव और रिकॉर्डेड बैच फुल कोर्स के साथ में आपको मिलेगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी BCom या BBA या आप कॉमर्स में जो भी 11th-12th है उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और YouTube पे वीडियोज़ आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।